इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2019 जिसकी परीक्षा 8 दिसंबर 2019 को हुई थी उसमें का हिंदी का पार्ट देखने जा रहे हैं। इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से अगर आप चाहें तो इस पेपर के अन्य पार्ट्स को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि लैंग्वेज का जो भी पार्ट होता है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फिर कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, उससे 15 अंक के आपके अनसीन पैसेज से प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये एक स्कोरिंग टॉपिक होता है क्योंकि आपको जो अनसीन पैसेज दिया गया रहता है उसी के आधार पर आपको उत्तर देना होता है, तो आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, पहले बात करेंगे हिंदी में अनसीन पैसेज जो दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 91 से लेकर के 99 तक इस पैसेज के आधार पर आपको उत्तर देना है। चलिए बहुत जल्दी से इस पैसेज को पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको जब प्रश्न पत्र मिल जाएगा तो आपको डायरेक्टली पैसेज पढ़ना नहीं है। सबसे पहले आप दिए गए प्रश्नों को एक बार नज़र से जरूर देख लेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप एक बार प्रश्नों को देखे रहेंगे, उसके बाद से जब पैसेज को पढ़ने जाएंगे तो आपके मन में वो प्रश्न कहीं ना कहीं क्लिक करेंगे, जब उस पैसेज में आप उस प्रश्नों के उत्तर ढूंढते रहेंगे या फिर पढ़ते रहेंगे। इससे आपके समय की बचत होती है और सीटेट की परीक्षा में समय का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप लोग इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आप एक बार प्रश्नों पर जल्दी से नज़र डाल लेंगे, उसके बाद से पैसेज को पढ़ेंगे। चलिए जल्दी से पैसेज पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का एक बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसे ही हार्वर्ड रीड ने कहा है, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सबकी बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जहाँ भावना प्रधान होती हैं, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती है। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों का महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ रही है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा हुआ है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इस दौर में साथ दे रही है। जब इस पैसेज को आप पढ़ लेंगे तो आपके मन में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि आज के वर्तमान समय में जब हम विज्ञान और अन्य टॉपिक्स की बात करते हैं, सब्जेक्ट्स की, जो कि हमको रोजगार तो दे रहा है, लेकिन हमारे जीवन से मूल्य गायब होते जा रहे हैं। हमारे जीवन से शांति और जो कला का, जो साहित्य का अहम रोल था, वो गायब होता जा रहा है। अब इस पैसेज को पढ़ने के बाद से निम्न प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 91वां प्रश्न पूछा गया है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कला प्रवृत्तियों पर। 92 प्रश्न है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय हैं, तो ये सभी विषय तर्क प्रधान है, आपके अनुच्छेद में स्पष्ट लिखा है। 93वां प्रश्न है, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज में विभाजन हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2, समाज में विभाजन हो रहा है, सही उत्तर होगा। 94 प्रश्न है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में पतन का रास्ता अपना रही है। यानी कि इस गद्य में आपका स्पष्ट लिखा है कि किशोरावस्था को हम लोग तार्किक विषय जैसे कि विज्ञान, भूगोल ये सभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनमें भाव यानी प्रधानता की अभाव के कारण वह गर्त में जा रहे हैं, यानी उनका पतन होता जा रहा है। पहला ऑप्शन 94 का प्रश्न, ऑप्शन नंबर 1 पतन, इसका सही उत्तर होगा। 95 प्रश्न दिया गया, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? देखिए यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा जो शब्द है, तार्किक, स्वाभाविक और साहित्यिक,
ये सभी आपके अनुच्छेद में लिखे हुए हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन है वह अभिव्यक्ति, वह इस अनुच्छेद में नहीं लिखा गया है, यानी कि इस जो अनसीन पैसेज था उसमें नहीं लिखा गया है। एक तरीके से ये भिन्न हो गया। और दूसरा आप देखेंगे कि पहला वर्ग बोलिए तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, सब में इक आ रहा है, लेकिन अंतिम जब आप देखेंगे अभिव्यक्ति, इसमें इक नहीं आ रहा है। इस तरीके से ये भिन्न है। तो दोनों तरीके से आप देखेंगे तो चौथा जो ऑप्शन है अभिव्यक्ति, वह इस शब्द समूह से भिन्न है, यानी कि 95 का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। 96 प्रश्न है, आज की तालीम भी इस दौर में साथ दे रही है, वाक्य में निपात क्या है? सबसे पहले आपके मन में प्रश्न आएगा कि निपात किसे कहते हैं। तो जब भी कोई वाक्य आप बोलते हैं तो उस वाक्य में कोई एक ऐसा शब्द होता है जिससे उस वाक्य में आपके भाव पर जोड़ पड़ता है। जैसे आप बोले कि मैं पढ़ता हूँ, लेकिन अगर आपसे कोई बोले आप नहीं पढ़ते हैं, तो आप उस पर जोड़ दे के बोलते हैं मैं पढ़ता तो हूँ, यानी कि पहले जो वाक्य बोला गया था मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद से मैं पढ़ता तो हूँ, तो जो तो शब्द है वह इस वाक्य के भाव पर जोड़ दे रहा है। ठीक है, तो निपात का अर्थ यही होता है कि वह शब्द जो किसी भाव या फिर वाक्य पर जोड़ देता है उसको निपात बोलते हैं। अब देखिए, आज की तालीम भी इस दौर में साथ दे रही है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आज की तालीम इसी दौर में साथ दे रही है, तो यहाँ पर अब फिर से देखिए, आज की तालीम भी जो एक ऐसा शब्द है जो कि इस वाक्य पर पूरे तरीके से जोड़ डाल रहा है, यानी कि भी जो होगा वह इस वाक्य में निपात होगा। अगला प्रश्न है, विकसित शब्द में प्रत्यय है। ये बहुत आसान शब्द है, प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 2 इत प्रत्यय सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा, अनुच्छेद आपने पढ़ा तो वह दुखद ही निकल रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 दुखद होगा। आधुनिक शिक्षा जो है वह सिर्फ तार्किक विषयों पर ही ज़्यादा फोकस करती है, जबकि भाव प्रधान और कला प्रवृत्तियों वाले सब्जेक्ट पर कम फोकस करती है। इस वजह से आधुनिक शिक्षा का नतीजा दुखद है। ऑप्शन नंबर 2 दुखद सही उत्तर होगा। 99 प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो आपने पढ़ा तीसरा ऑप्शन विज्ञान को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। देखिए, गद्य से संबंधित 9 प्रश्न आपके हो गए और उसके बाद से 6 प्रश्न आपको फिर से पद्य के पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक कविता लिखा रहता है, उससे आपके उसी कविता के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत जल्दी से इस कविता को एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नागपति मेरे विशाल, युग युग अजय निर्बध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत, नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चीर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा जिस जटिल समस्या का निदान, उलझल का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। यहाँ पर जो हिमालय पर्वत है उसका गुणगान किया जा रहा है। हिम किरीट यानी कि जो उस पर हिम आच्छाद रहता है, बर्फ जो रहती है उससे जुड़े उसके मुकुट, और उसके द्वारा जो समाधि में लीन व्यवस्था है और जिस प्रकार से हमारे जलवायु से हमको रक्षा करता है, उन सब के बारे में गुणगान की गई है। अब चलिए इस पर संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। 100वां प्रश्न पूछा गया था, हिम किरीट का आशय है। यहाँ पर हिम का अर्थ होता है बर्फ और किरीट का मतलब होता है मुकुट, यानी कि बर्फ का मुकुट। 100वें का ऑप्शन नंबर 2 बर्फ का मुकुट इसका सही उत्तर होगा। 101 प्रश्न है, नगपति का विग्रह और समास होगा। देखिए, नगपति का विग्रह करेंगे तो होगा नगों का पति। नग मीन्स पर्वत होता है, ठीक है। एक नग मीन्स रत्न भी होता है, लेकिन इस जब गद्य पद्य को जब आप पढ़ेंगे तो पद्य में हिमालय पर्वत के बारे में चर्चा की गई है, तो यहाँ पर नग का मतलब हो गया पर्वत, ठीक है। और पर्वतों के पति, यहाँ पर देखिए का जो है संबंध सूचक शब्द है, तो यहाँ पर जो का जो विलोप होगा इसकी वजह से यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, यानी कि 101 का ऑप्शन नंबर 3 नगों का पति तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? यहाँ पर देखिए, ज्वालाओं मीन्स आग की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे, शक्ति की बात की जाती है जब, तो पौरुष की बात होती है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही होगा, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, ठीक है। 102 का ऑप्शन नंबर 3 पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो इसमें अजेय शब्द प्रयुक्त किया गया है। 103 का ऑप्शन नंबर 1।
अगला प्रश्न है, निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? जब इसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो निह धन सीम होगा, ठीक है। सीम मतलब होता है सीमित और निह सीम का मतलब हो जाएगा कि असीमित, ठीक है। यानी कि निह जो है वह विसर्ग है, नी के आगे आप दो डैश जो लगाते हैं वो विसर्ग होता है, और जब विसर्ग का किसी स्वर या फिर व्यंजन के साथ जब योग होता है तो उसको विसर्ग संधि बोलते हैं। यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा 104 प्रश्न में ऑप्शन नंबर 3 विसर्ग संधि निस्सीम में सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि यह, देखिए यतिवर का मतलब ये होता है कि समाधि में लीन, जैसे जो पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे वह समाधि में लीन होते थे, उसी प्रकार से हिमालय भी आप देखेंगे कि बहुत वर्षों से समाधि में लीन है, इस प्रकार से इस कविता में बोला गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 समाधि में लीन इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ तक कुल 15 प्रश्न आपके अनसीन पैसेज से कवर हो जाते हैं। इसके बाद जो 15 प्रश्न बचते हैं वह पैडागोजी से पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनका डिटेल एनालिसिस हम लोग देखने जा रहे हैं। 106 प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है इसकी पठन क्षमता का आकलन करना, जो कि गलत है। जब आप प्राथमिक स्तर पर कोई भी बच्चा जाता है कक्षा 1 में तो आप उससे पढ़ने की बिल्कुल उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि वह पढ़ नहीं सकता उस समय तक, ठीक है। कोई भी किताब देखकर वह पढ़ नहीं पाता है, तो यह ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, निश्चित तौर पर यह सही हो सकता है, क्योंकि हम लोग आकलन करना चाहेंगे कि वह कितने स्तर तक जानता है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। अगला देखते हैं, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, नहीं ये गलत है, क्योंकि बच्चा प्राथमिक स्तर पर लिखना नहीं जानता है। चौथा है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन करना, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि हम उससे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह किसी पर्टिकुलर भाषा में बिल्कुल स्पष्ट बोल पाए, ठीक है। तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत हो गया। सही उत्तर हो जाएगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। हम लोग बस ये जानना चाहते हैं कि वह भाषा के प्रयोग में किस लेवल तक जानता है, वह कितना बोल पाता है या फिर कितना समझता है, ठीक है। बस इतना ही उसका उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य, यानी कि 106 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? देखिए, भाषा आकलन यानी कि बच्चा कितना भाषा सीखा है, इसके बारे में हमको जानकारी लेनी है। देखिए, बच्चा क्या होता है कि छोटे जब बच्चे होते हैं तो वो कहानी कहते हैं, ठीक है, अपने भाषा में अपनी कुछ भी कहानी कहते हैं, तो उससे आप उनकी भाषा का आकलन कर सकते हैं कि उनके पास कितना शब्द भंडार है, क्योंकि जो उनके पास शब्द भंडार होगा उन्हीं से वह कहानी का गढ़त करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, कहानी लिखना, बच्चे जब कहानी लिखते हैं या फिर छोटे छोटे शब्दों वाक्यों में कुछ घटना लिखते हैं, तो उससे भी आप उनके भाषा के बारे में जान सकते हैं कि वह कितना जानता है, ठीक है। घटना का वर्णन करना, जब उसके विद्यालय में या फिर कोई भी ऐसी घटना होगी जिसका वो वर्णन करेगा, तो उससे भी उसके भाषा पर कितना कमांड है इसके बारे में आकलन किया जा सकता है। और चौथा है श्रुतलेख, जो कि ऑप्शन गलत है, क्योंकि श्रुतलेख का मतलब होता है सुन करके लिखना। इससे बच्चे के भाषा ज्ञान का हम लोग पता नहीं लगा सकते, क्योंकि जो भी टीचर बोलेगा बस वह उसको सुन करके लिख रहा है, वह अपने भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है, अपने अंदर के भावों का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है, यानी कि सबसे कम प्रभावी तरीका है भाषा आकलन में। 108 प्रश्न है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रियाओं का भी आकलन होता है। यह विचार पहला है पूर्णतया सत्य है, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी का मूल्यांकन करते हैं किसी छात्र का, तो वह कितना सीखा है यह बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि अध्यापक के द्वारा कौन सा शिक्षण की विधि अपनाई जाती है, उसकी शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावशाली है भी या फिर नहीं। तो एक तरीके से शिक्षक को भी फीडबैक मिलता है और उसका भी आकलन होता है। तो बच्चे के साथ साथ शिक्षक का भी आकलन होता है शिक्षक प्रक्रिया के आकलन में, यानी पहला ऑप्शन सही होगा, पूर्णतः सत्य है। 109 प्रश्न है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। देखिए, यहाँ पर क्रमिक प्रगति की बात की जा रही है, यानी कि सतत प्रोग्रेस की बात की जा रही है। सतत कितना उसमें, मतलब कॉन्टिन्यूसली उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है, यह किससे आकलन होता है? ये होता है पोर्टफोलियो से। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि हर स्तर पर जब किसी छात्र का हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि वह कितना अधिगम किया हुआ है, उसका एक रिकॉर्ड रखते जाते हैं, ठीक है। और उन सभी रिकॉर्ड के समुच्चय को ही पोर्टफोलियो बोलते हैं। यानी कि
प्रत्येक स्तर पर जब उसका मूल्यांकन हो रहा है उसका डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और उसी के आधार पर रीमा ने उसके अभिभावक को बताया था कि प्रत्येक स्तर पर क्रमिक रूप से इसका प्रगति कितना है। ठीक है, तो 109 का ऑप्शन नंबर 2 पोर्टफोलियो इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं 110वें प्रश्न पर। 110वां प्रश्न है, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहली कक्षा की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। पहली कक्षा में जब बालक को लिखना सिखाया जाता है तो सबसे पहले उनको चित्रों के माध्यम से बताया जाता है। चित्र के माध्यम से कैसे? सबसे पहले एक वृत्त बनाया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए क लिखना है, ठीक है, तो वृत्त बनाएंगे, खड़ी पाई बनाएंगे, उसके बाद से एक पोंछ टाइप का आगे बनाएंगे, ऊपर से एक पड़ी हुई लकड़ी बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप देखेंगे वृत्त और ये सब चित्र का ही पार्ट होता है। तो पहली कक्षा में हम लोग चित्रों के माध्यम से भी लिखना सिखाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 चित्र बनाना इसका सही उत्तर होगा। 111 प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। फिर से प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, यानी कक्षा 1-2 बिल्कुल लेवल 0 से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप बच्चे से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बच्चे अक्षरों की पहचान कर पाएँ। ठीक है, बच्चे अक्षर की पहचान नहीं कर पाते हैं कक्षा 1 तक, 2 तक भी। ठीक है, तो ये सबसे कम महत्वपूर्ण है लिखना सिखाने में, क्योंकि जब अनुमान बच्चे जरूर लगाते हैं, जब कक्षा 1 में है तो कोई वर्ण देख करके उनके दिमाग में जरूर आता है ये कि ये कौन सा वर्ण है, यानी कि वह उससे अनुमान लगा रहे हैं। संदर्भानुसार अर्थ का मतलब ये होता है कि किसी पहले के जो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में बना होगा, किसी वर्ण को लेकर के एक इमेज बनी होगी, उससे वो रिलेट कर पा रहे हैं, यानी कि संदर्भ उससे ले पा रहे हैं, रेफरेंस ले पा रहे हैं। तो ये भी ऑप्शन सही होता है, क्योंकि बच्चे दिमाग पर थोड़ा जोर डाल करके एक तरीके से उससे इंटर रिलेट करना चाहते हैं कि ये कौन सा वर्ण है। या ऑप्शन नंबर 3 अक्षरों की पहचान इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यह सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि कक्षा 1 में बच्चा अक्षरों की पहचान बिल्कुल नहीं कर सकता। यानी 111 का ऑप्शन नंबर 3 अक्षरों की पहचान इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं 112 प्रश्न की ओर। भाषा का अर्जन क्षमता किसके साथ संदर्भित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 चौमस्की। 112 का ऑप्शन नंबर 2 चौमस्की इसका सही उत्तर होगा। 113 प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पर बच्चे के बुक आप जब देखेंगे तो उसमें बहुत से कार्टून के माध्यम से, चित्र के माध्यम से और कलाकृति के माध्यम से उनको पढ़ाने की कोशिश की जाती है, और ये सभी पार्ट होते हैं बाल साहित्य के। बाल साहित्य में कार्टून के माध्यम से या फिर कॉमिक के माध्यम से या फिर कुछ रंग बिरंगे चित्रों के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है, और ये ऑप्शन नंबर 2 है। यानी कि 113 का प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने संबंधी कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण बाल साहित्य होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 114 प्रश्न है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है। देखिए, पहला है स्वाभाविक, दूसरा निंदनीय, तीसरा विचारणीय और चौथा अनुचित। जब भी मातृभाषा की बात होती है, यानी मदर टंग की बात भाषा हो रही है, ठीक है, बच्चे अपने माता पिता से कौन सी भाषा एक्वायर कर रहे हैं, मदर टंग उनकी कौन सी है, वह उसी बारे में तो बोलेगा स्कूल में जाकर के, क्योंकि जो भाषा अभी तक उसने सीखा है उसी के बारे में तो बात करेगा, तो वो स्वाभाविक होता है। वह भाषा का प्रयोग जो उसने सीखा है माता पिता से, वह स्वाभाविक होता है। 114 का ऑप्शन नंबर 1 स्वाभाविक इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं 115 प्रश्न की तरफ। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 115 का ऑप्शन नंबर 1 सभ्यता एवं संस्कृति। ठीक है, 115 का ऑप्शन नंबर 1 सभ्यता एवं संस्कृति सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं 116 प्रश्न की तरफ। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में ये सभी सहायक होते हैं। इसके पहले वाले प्रश्न में भी हम लोगों ने बात किया कि बाल साहित्य जिस प्रकार से कॉमिक हुआ या फिर चित्र हुए, कार्टून हुए, ये सभी बच्चे को आकर्षित करते हैं, उनको पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए या फिर उनके भाषा क्षमता के विकास में उनको और ज़्यादा आकर्षित करके उनको उनमें इंटरेस्ट पैदा करते हैं कि वह इस बात को सीखे। तो ये उन सभी के सीखने के लिए सहायक होता है, यानी कि 116 का ऑप्शन नंबर 1 सहायक सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर देखिए, जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है वह कहीं भी इन्होंने लगा दिया, यानी कि जो सुहानी लड़की है 5वीं कक्षा की, वह चंद्र बिंदु का प्रयोग कहीं भी कर दे रही है। ठीक है, आप शब्द देख लीजिए, पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या कुछ हम कह सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है, वह अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। अगर चिन्हों का प्रयोग नहीं जानती तो वह
इसका प्रयोग कहीं भी नहीं करती, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इसने प्रयोग किया यानी इस चिन्ह के बारे में वह जानती है, ठीक है। आगे देखते हैं, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। अगर सजग रहती तो वो बार बार गलत जगह पे यूज नहीं करती, तो यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। ये बात ठीक हो सकती है। एक बार चौथा लेते हैं, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। अति सामान्यीकरण का मतलब ये हुआ कि जहां उसकी आवश्यकता नहीं है वो भी उसको बार बार यूज कर रही है, यानी टेंडेंसी उसकी बन चुकी है कि वह बार बार उसका यूज कर रही है। ये ऑप्शन सबसे सटीक लग रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि पांचों में चों के ऊपर भी इन्होंने चंद्रबिंदु लगाया, किन्हे में भी चंद्रबिंदु लगाया, आंखें में भी चंद्रबिंदु लगाया, जहां पर इसकी आवश्यकता नहीं थी। यानी कि वह आदत उसकी बन चुकी है कि हर जगह वह चंद्रबिंदु का प्रयोग कर रही है। इसको बोलते हैं अति सामान्यीकरण, यानी कि जहां जरूरत नहीं है वहां भी उसका प्रयोग करना। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। वह अनुनासिक चिन्हों के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। बढ़ते हैं 118 प्रश्न पर। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण होगा। भाषा शिक्षण कार्यक्रम शुरू करना है बच्चे के लिए, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया है, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। अगर बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं प्राथमिक स्तर पर, तो आप उसको भाषा नहीं सिखाएंगे क्या? ये ऑप्शन गलत है। अगर वो नहीं लिख पा रहा है तो भी आप उसको भाषा सिखाएंगे, ठीक है। दूसरा, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता का पहचानना। ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि आप पहले कोई भी भाषा सिखाने से पहले आप जानना चाहेंगे कि बच्चा कितने लेवल तक भाषा के बारे में जान रहा है। वह बोल पा रहा है, लिख पा रहा है, सुन करके समझ पा रहा है। इन सब की बेसिक डिटेल आपको जानना अनिवार्य होगा। उसी के बाद से उसके स्तर से आगे बढ़ के आप उसको सिखाएंगे, यानी कि दूसरा ऑप्शन ठीक लग रहा है। आगे पढ़ते हैं, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। ये भी ऑप्शन गलत है। चौथा है, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। ये सभी तीसरा और जो चौथा ऑप्शन है ये आप देखेंगे कि दूसरे वाले ऑप्शन में इंक्लूडेड है, क्योंकि जब आप बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानने की बात करते हैं तो उसमें सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं कि वह बोल पा रहा है कि नहीं, पढ़ पा रहा है कि नहीं, लिख पा रहा है कि नहीं। तो दूसरा ऑप्शन जो है वह सबसे सटीक उत्तर है, यानी कि बच्चे को सहज भाषाई क्षमता का पहचानना सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। देखिए, बच्चा जब स्कूल आता है तो हम उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि वह लिख भी पा रहा होगा, क्योंकि कक्षा 1 में जब बच्चे आते हैं तो वह लिखने की क्षमता उनमें नहीं होती है। तो लेकिन जब वो आप बात करते हैं तो वह उन बातों को समझ लेते हैं और बोल भी पाते हैं, यानी कि समझ लेते हैं और बोल पाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 समझना इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 119 का ऑप्शन नंबर 4 समझने सही उत्तर है। अंतिम प्रश्न है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 अवधारणाओं और शब्दावली सही उत्तर होगा, क्योंकि जब भी किसी भाषा को आप सीखते हैं तो उसके जो शब्द भंडार होते हैं उससे आपको ज्ञान होना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना शब्दावली के ज्ञान के आप उस भाषाओं को बोल नहीं सकते, क्योंकि जब आपके पास शब्द नहीं होगा तो मौखिक अभिव्यक्ति आप नहीं कर पाएंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 अवधारणाओं और शब्दावली इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, ये था पूरा हिंदी का पेपर। आप इस पेपर के अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा और साथ ही कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।